वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीर अब्दी शान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। लेकिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मैच की बात की जाए, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका आमने सामने, और साउथ अफ्रीका ने बड़े शानदार रन्स बनाए थे। पाकिस्तान को पहले रन्स पूरे करने थे, फिर उसके बाद आगे से कुछ ना कुछ करना था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ऑल आउट हो गई टीम। फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से मैच खेलना शुरू किया। फॉलो ऑन का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद शान मसूद अभी तक नॉट आउट हैं। शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं, सेंचुरी कर दी, लेकिन ऊपर रन्स बनाने पर गामजन है। इसी के साथ साथ उनका साथ जो है वो साउथ शकील दे रहे हैं, लेकिन बाकी बाबर आजम भी ना चल पाए, खुरम शहजाद भी ना चल पाए। इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी करते हैं। कामरान गुलाम भी ना चल पाए। तो हाफिज साहब से जानते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब, आज तो शान मसूद का बल्ला जो है वो खामोशी नहीं हो रहा, मतलब रन्स बनाता चला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान ने अगर ये टेस्ट मैच बचाना है या फिर पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच का कोई भी रुख किसी और तरफ जाता है तो उसके लिए शान का आखिर तक बैटिंग करना ज़रूरी है। अब तो पाकिस्तान को ये सूट करता है कि वो बैट कैरी कर जाएं, और अगर ऐसा होता है, उनको सपोर्ट मिलती है दूसरे एंड से भी, तो फिर पाकिस्तान इस टेस्ट मैच की ख़तरे से निकल सकता है। लेकिन अभी उसके लिए काफ़ी वक्त बाकी है, क्योंकि अभी भी मेरा ख़्याल है रन्स पाकिस्तान पीछे है, कुछ शायद 100 के रन्स पीछे है उनसे, साउथ अफ्रीका से फॉलो ऑन के बाद जब बैटिंग कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि शान रन्स करें, और इस इनिंग्स में जो उन्होंने खेली है ये ख़ुद इनके लिए एक एग्जांपल है। अगर वो बैठकर, इससे पहले वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेले इस सीज़न में टेस्ट मैचेस, इससे पहले वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इस सीज़न में टेस्ट मैचेस खेले, उससे पीछे अगर चले जाते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेले। तो अपनी 6 बारियाँ ऑस्ट्रेलिया की, 4 बारियाँ साउथ अफ्रीका की, बांग्लादेश की, और अपनी 6 बारियाँ जो उन्होंने खेली अगेंस्ट इंग्लैंड, ये सारी की सारी अगर इनिंग्स वो देखें और इस इनिंग्स को देखें तो फिर मेरा ख्याल है उसके बाद उनको किसी कोचिंग की ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि रन्स जब वो नहीं कर रहे थे, 30, 35, 40 में आउट हो रहे थे, तो वो किस वजह से आउट हो रहे थे। और अगर इस इनिंग्स में जबकि वो एक बड़े 100 की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, अल्लाह करे कि वो डबल 100 में कन्वर्ट हो, वो बिग डबल 100 में कन्वर्ट हो उनकी ये वाली बारी, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी। लोग इस दौरान कहते रहे हैं कि उनको अपने स्ट्राइक रेट वाले एक जो ख़यालात हैं उसको कम से कम टेस्ट क्रिकेट में एक तरफ रखते हुए जो उस वक्त हालात का तकाज़ा है, जो टीम की ज़रूरत है, उसके मुताबिक अपनी बारी, अपनी इनिंग्स की तामीर करनी चाहिए। लेकिन वो खुला खेलने के चक्कर में आउट होते रहे हैं। स्ट्राइक रेट आपने मेंटेन रखना है, उसमें आउट होते रहे हैं। स्ट्राइक रेट मेंटेन रखना एक और बात है, लेकिन आपने अपना टेस्ट मैच भी जीतना है। क्या स्ट्राइक रेट मेंटेन रखना, उसको बरकरार रखना टेस्ट मैच जीतने से ज़्यादा अहम है? टेस्ट मैच जीतना ज़्यादा अहम है किसी भी और चीज़ से। तो अगर आप उसकी वो फतह हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी कोई भी कारकर्दगी किसी भी जगह पर किसी खाते में नहीं आएगी, कोई उसको अहमियत नहीं दी जाएगी। आज वो रन्स कर रहे हैं, क्या कोई स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है? स्ट्राइक रेट चल ही जाता है आपका। आज भी देखें कि उनका कोई बुरा तो नहीं स्ट्राइक रेट, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। उसमें उतार चढ़ाव आता है, कभी 60 के ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। लेकिन ये जो रन्स करने की जो रन्स उन्होंने किए हैं, ये यकीनी तौर पर इसमें कई रिकॉर्ड्स, जो रीजनल रिकॉर्ड्स हैं वो बना दिए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ओपनिंग पार्टनरशिप बाबर और शान के दरमियान जो हुई है, वो सेकंड इनिंग्स में फॉलो ऑन के बाद सबसे बड़ी पार्टनरशिप है टेस्ट क्रिकेट में। फिर कोई भी एशियन प्लेयर है, उसने साउथ अफ्रीका में पहली मरतबा 200 से ज़ायद रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप की है। तो ये सारी चीज़ें न सिर्फ उनकी जितना भी करियर उनका बाकी है उसमें उनको बड़ी मदद दे सकती हैं कि आपको ज़रूरत, कामयाबी उसी वक्त आपको मिलेगी जब आप ज़रूरत के मुताबिक खेलेंगे। ये कोई 8-9 बैट्समैनों वाली टीम नहीं है। टेक्निकली, फ़िज़िकली, टैक्टिकली और अपनी स्किल्स के एतबार से इसमें लिमिटेशंस हैं, और आपने उन लिमिटेशंस की सराउंडिंग में अपना मैच तरतीब देना है, अपनी मैच प्लान करना है। तो ये उनके लिए गुड लक है, और उनको मुबारकबाद भी है कि कम से कम उनके बैट से रन्स आए हैं। बैसियत कप्तान वो नाकाम थे, उनकी सबसे ज़्यादा, और जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ था तो उनका उस वक्त भी उनके एक खाने में लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी है। तो अगर आपका कप्तान इस तलवार के साथ क्रिकेट खेल रहा होगा तो यकीनी तौर पर उसके जहन में उसका दबाव ज़रूर रहेगा। तो अब उन्होंने रन्स किए हैं, अच्छे किए हैं, इनको और लंबा होना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है इनको बैट कैरी करना चाहिए। और पाकिस्तान अगर आज ज़्यादा वक्त गुजार जाता है पिच पर, पाकिस्तान के बल्लेबाज, तो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में उससे निकल सकता है, जीतने की तरफ भी जा सकता है। मतलब डिपेंड करता है कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पाकिस्तान की बाकी बैटिंग खेलती है। अगर लंबी बैटिंग पाकिस्तान करता है, फ़र्ज़ कर लें जीता नहीं भी है, लेकिन कम से कम ड्रॉ की तरफ तो चला जाएगा ना। और फॉलो ऑन होने के बाद अगर आपने 600 रन से ज़ायद के पीछे आप जाते हुए फॉलो ऑन हो गए पहले इनिंग्स में,
और उसके बाद अगर आप टेस्ट मैच बचा जाते हैं तो ये अच्छी कारकर्दगी तस्वर की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद टीम को कोई बहुत ज़्यादा, आप ये देखें कि इन हालात में कि साइम अयूब पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, और बदकिस्मती से जिस तरह रन्स किए हैं बाबर ने और इन्होंने शान मसूद ने, साइम होते तो उनसे भी तवक्को की जा सकती थी कि वो बड़े 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 रन्स कर सकते थे। पाकिस्तान के लिए खुशाइंद इस पूरे टूर के ऊपर, टूर से ज़्यादा इस सफ़र के ऊपर जो पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ और यहाँ तक आया साउथ अफ्रीका तक, इसमें पाकिस्तान के लिए जो अच्छी चीज़ है वो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंसेज है। बाबर आजम के टेस्ट मैचेस में रन जब एक के बाद एक 19 सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है ताकि वो इनिंग्स को 80 कन्वर्ट करें इनटू 160, वो उस तरफ भी जा सकते हैं। कल भी उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। कल के दिन में उन्होंने 2 मरतबा निस सेंचुरी स्कोर की और दोनों मरतबा वो अच्छा खेल रहे थे, कंट्रोल में खेल रहे थे। जब उन्होंने पहली बारी जब उनकी चल रही थी उस वक्त भी वो कंट्रोल में थे और दूसरी बारी में भी बहुत कंट्रोल में रहे। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने कोशिश की, बहुत सारी ऐसी बॉल्स थी जो कि जिन गेंदों पर वो अमूमी तौर पर गुज़िश्ता 8, 9, 10 महीनों में आउट होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस टेस्ट मैच की इन दोनों बारियों में उन्होंने उन तमाम गेंदों को जो कि मुश्किल एरियाज थे उनके लिए, उसके ऊपर काम किया। लाइन में आते रहे, कंट्रोल के साथ खेलते रहे। शॉट्स जिनके बारे में काफ़ी सारी बात उनकी हो रही थी कि ये शॉट्स नहीं खेल पाते हैं, ये शॉट लाइन में नहीं आ पाते, उन्होंने वो सारे शॉट्स खेले हैं कि जो उनको खेलने चाहिए। तो अच्छा है पाकिस्तान के लिए। फिर वाइट बॉल क्रिकेट में भी पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स ने परफॉर्म किया, पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने अपना किरदार अदा किया। मोहम्मद रिजवान को ज़रूर देखना है टेस्ट मैच खेलते हुए कि जिस किस्म के शॉट्स वो खेलकर आउट होते हैं, या जिस तरह अभी तो वो लकी है ना, बहुत सारे ऐसे बॉल्स हैं कि जहाँ पे लक उनकी साइड पर जाती है, आप बहुत दूर की बॉल को चेज़ करने के लिए जाते हैं, तो जब लक आपकी साइड पर नहीं होती है ना तो आपके अच्छे खासे मतलब है कि शॉट वाले बॉल पर भी आपका एज लग जाता है। तो इस वक्त अगर वो लकी हैं तो उनको उसका लक अगर उनकी साइड पर है तो उनको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लंबी बैटिंग की तरफ जाना चाहिए। शुभमन गिल जैसे आउट हुए 5वें टेस्ट मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आप निकल कर चलाएँगे अगर फास्ट बॉलर्स को, तो ये हर वक्त आपके मुताबिक नहीं चलती हैं। क्रीज़ ऑक्यूपाई करेंगे, अपने पाँव पर खड़े रहेंगे और वहीं से रन्स निकालने की कोशिश करें तो करेंगे। ना सिर्फ खिलाड़ी के लिए ज़ाती हैसियत में उसके लिए फ़ायदा होता है, बल्कि उसके साथ साथ उसकी टीम को भी फ़ायदा होता है। अब जिस तरीके से कल रिजवान आउट हुए हैं, कुछ शॉट है यार, इसकी कोई ज़रूरत है, तो बिल्कुल लोग इसके ऊपर ये भी लोगों के जहन में आता है यार, ये इंडिया के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, वहाँ पर भी जब वर्ल्ड कप का मैच था इन्होंने बीच में से चला दी, यहाँ पर भी बीच में से चला दी है। टेस्ट मैच में तो थ्रू आउट अगर इस सीरीज़ में भी देखते हैं, बहुत सारे उनके शॉट्स उन्होंने ऐसे खेलने की कोशिश की है, उनकी बॉडी से बहुत दूर थे, जो कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसे नहीं आप खेल सकते। और जिस नंबर पर आप आते हैं आपको उसको लंबी बैटिंग की तरफ वहाँ से जाना चाहिए। तो लक आपकी साइड पर है, उसका फ़ायदा उठाएँ। गैर जिम्मेदाराना और गैर ज़रूरी शॉट्स खेल कर ना सिर्फ अपनी मुश्किलात बढ़ाएँ, बल्कि आप टीम की मुश्किलात में भी इजाफा ना करें। और आप ये ध्यान में रखें कि आप पाकिस्तान के वाइट बॉल के कप्तान, 2 फॉर्मेट में आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी टेस्ट मैच खेलते हुए भी वही है। क्योंकि आप अगर इस किस्म के माइंडसेट के साथ या इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना शॉट्स के साथ टेस्ट क्रिकेट से वनडे क्रिकेट की तरफ जाएंगे, और अगर आप वहाँ पर भी एक हैबिट जो अगर आपकी बन गई है और इसी में आउट हो जाएंगे, तो आप नहीं डिमांड कर सकेंगे अपने प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम में कि आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, आप लंबी बैटिंग करें। तो उनके लिए ये देखने की बात ज़रूर है, उनको इस पर ज़रूर जाना चाहिए। हाफिज़ साहब, एक बात समझ नहीं आई मुझे कि जहाँ पर इतने रन्स बन रहे थे, रिकल्टन ने जहाँ पर इतनी शानदार कारकर्दगी दिखाई, बल्कि उनके सारे बैटर्स जो हैं वो बड़ा अच्छे अंदाज में बैटिंग करते हुए नजर आए, यही एक वजह है कि रन्स 600 क्रॉस कर गए। तो ये जो एक बैटिंग विकेट थी, इसका फ़ायदा पाकिस्तान क्यों नहीं उठा पाया? क्या ऐसी रीज़न थी कि हम वो कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं कर पाए, हम वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए? रन्स तो बन रहे थे उस पिच के ऊपर। देखिए, 600 रन्स के जवाब में जब आप जाते हैं तो आप के ऊपर दबाव होता है रन्स का, अच्छे बॉल्स होते हैं और आपके अच्छे एरियाज़ को अगर हिट किया जाता है तो वहाँ पर आपके लिए मुश्किलात होती हैं। और उसके साथ साथ जब आप ड्राइव खेलेंगे, जो पहली अभी जब शान का जिक्र किया है उनकी, तो पहली इनिंग्स का आउट देख लें और दूसरी इनिंग्स की बारी देख लें, फ़र्क है। तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है कि आपने कौन सा शॉट खेलना है, कौन सा नहीं खेलना है। 600 रन उतारने के लिए आपको कम से कम 1.5-2 दिन तो बैटिंग करना पड़ेगी ना, 1000 रन तो फिर करने पड़ेंगे कम से कम आपको। हाँ, 2 दिन बैटिंग करना पड़ेगी जब आप 600 रन उतारेंगे। तो 2 दिन बैटिंग करने के लिए आपको मतलब 180 ओवर्स की तरफ जाना है, और 180 ओवर्स खेलने के लिए आपको क्रीज ऑक्यूपाई करना पड़ेगी। अगर आप आते साथ ड्राइव खेलना शुरू कर देंगे,
खुले शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो पाकिस्तान ने किया ऐसा ना, देखें कुछ अनलकी भी रहे, लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे थे जिनको अपने शॉट्स को रोकने की ज़रूरत थी। अगर सारे के सारे डिसमिसल्स देखते हैं तो उसमें नज़र आता है कि आप ड्राइव खेलने के लिए जाते रहे, शुरू में आपको पता है कि बॉल नया है, उसने कहीं ना कहीं तो सीम मूवमेंट उसकी होनी है, फ्रेश बॉल है तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो वो जो अगर बेहतर शॉट सिलेक्शन होती तो उसमें पाकिस्तान फॉलो ना भी होता तो अच्छे रन ज़रूर कर सकता था। और जहाँ जहाँ आपने देखा कि कंट्रोल में गए हैं वहाँ पर रन्स निकले हैं। रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप लगी ना कुछ, हाँ। और उसी पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान कुछ उस जगह तक चला गया जो कि थोड़े से बेहतर थे। रन तो कोई भी नहीं, 180 200 अब से 600 के बाद करेंगे, लेकिन उसने मुकम्मल तबाही से बचाया और पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा एक सुकून का सांस मिला। हाँ मतलब, लेकिन वो जो शॉट्स थे पाकिस्तान के, मतलब जैसे कामरान गुलाम भी इवन जैसे आउट हुए हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज से खेलना चाहिए। सऊद जैसे आउट हुए, विनशान जैसे पहले इनिंग्स में आउट हुए, बाबर थोड़ा अनलकी रहे, रिजवान जैसे आउट हुए। तो शॉट्स जो हैं आपको अपने कंट्रोल में रखनी है। जब आपने मैक्सिमम क्रीज ऑक्यूपाई करना है मैक्सिमम टाइम के लिए, तो उसके लिए आपको फिर क्लोज जो बॉडी है, शॉट्स आपको वैसे खेलने हैं जिसमें मतलब रिस्क का फैक्टर कम हो। अगर आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आउट होने के इम्कान ज़्यादा होंगे। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब। एक और चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं आज के दिन में। अगर हम बात करें सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग की तो मुनासिब नहीं होगा, हमें बॉलिंग का भी जिक्र करना चाहिए, जो कि हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे हफ्ते के रोज़, जब हम ये कह रहे थे कि अभी पाकिस्तान विकेट्स हासिल कर ले पूरी, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो उस वक्त में पाकिस्तान का कोई भी बॉलर इतना कारआमद साबित नहीं हो रहा था, यानी रन्स बनते चले जा रहे थे, अच्छे खासे रन्स हुए हैं। यानी अगर आप मीर हमज़ा की बात करते हैं 127 रन उनको हुए, खुरम शहजाद को 123 रन हुए, आमिर जमाल को रन हुए, सलमान अली आगा, मतलब हर बॉलर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा रन हो रहे थे। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हम विकेट हासिल नहीं कर पा रहे थे, हम उस पॉइंट पर बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे? देखिए, जब निस्बतन आसान पिच होता है बैटिंग के लिए तो उसमें फिर बॉलर्स के लिए मुश्किलात होती हैं। और बॉलर्स वो कि जो कि मतलब एक्सप्रेस पेस ना हो, तो अगर आपको सीम मूवमेंट नहीं है और बॉल आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, ऑफ द पिच कुछ नहीं हो रहा, तो फिर 120 130 की बॉलिंग आपके बल्लेबाजों के लिए आसानियाँ फराहम करती है, आसानी पैदा करती है उनके लिए। उनको कुछ उसमें ऐसा नहीं होता जो उनके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करे या उनके लिए मुश्किलात पैदा करे। पाकिस्तान की कुछ बॉल बीच में खुरम शहजाद ने भी 140 पे किए, आमिर जमाल भी 140 पे आए, मतलब लेकिन एक बॉल 140 कोई ऐसी पेस भी नहीं है कि जिस पे बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो। और इस पिच पे जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद ना हो, तो वो एक लिमिटेशंस हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की। आप रेगुलर स्पिनर के बगैर खेले हैं और जितने भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं ये एक्सप्रेस नहीं है, इनके पास बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है कि ये अपनी पेस के साथ, मतलब जब आपको स्विंग नहीं मिल रहा, सीम नहीं हो रहा, तो फिर आप पेस की तरफ जाएंगे ना। क्या इसे उर्दू में कहते हैं वुसअत? आपके पास उतने ज़्यादा वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं मतलब आपके पास उतनी ज़्यादा सहूलत नहीं है। मतलब आप फ़ोन करें, आपका पैकेज ख़त्म हो चुका हो तो कहता है आपके फ़ोन पर मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। तो ये सहूलत अगर मैसर नहीं है 150 प्लस की, तो फिर अगर पिच से मदद नहीं मिल रही है तो फिर आपको उसकी तरफ जाना पड़ता है, और वो है नहीं, तो फिर रन्स होंगे। हाँ। पिछले टेस्ट मैच में जो कि पहला था, इन्हीं बॉलर्स ने आउट किया ना, अब्बास ने एक इनिंग्स में 6 आउट कर दिए थे, क्योंकि ऑफ द पिच मदद मिल रही थी। अगर यहाँ पर भी मिलती तो वो यहाँ पर भी मौसर हो जाती, लेकिन यहाँ पर वो हुआ नहीं है। तो वो एक्सप्रेस पेस पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइन में उसकी कमी है, और यही वजह है कि फिर रन्स हुए हैं और उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया है। साउथ अफ्रीका के बैटर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने रन्स किए हैं, लंबे रन्स किए हैं। पिच का अच्छा होना एक बात है, उस पिच से फ़ायदा उठाना उसका दूसरा पहलू है। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में नहीं उठाया, पाकिस्तान अब उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जितने रन्स में दबा हुआ है, पहले तो उनका उधार वापस करना है, फिर आपने अपने रन शुरू करने हैं। पता नहीं क्यों कितने विकेट पाकिस्तान गंवा देता है उनकी 600 से ज़ायद रन्स को पूरा करते हुए। सो ये उसका मसला है। उनकी बॉलिंग में भी देखें, हालांकि उनके पास बॉलर्स हैं जो कि 140 प्लस करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए भी मुश्किलात हैं, उनके लिए भी मुश्किलात हैं। मार्को यानसन भी चले जाते हैं वहाँ पर, मफाखा जो है वो 145 से ऊपर निकल जाती है उनकी पेस, ठीक है। मोल्डर जो है वो बड़ी अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी करते हैं, तो उनके पास भी हैं। इवन कल जब महाराज बॉलिंग कर रहे थे तो उस वक्त तो बॉल स्पिन भी हो रहा था, अच्छा खासा इरशान खेल रहे थे। सो पाकिस्तान के लिए जो लिमिटेशंस हैं पाकिस्तान की बॉलिंग में,
वो किसी भी जगह पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं टेस्ट मैच में। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, भारत अपना 10 साल के बाद ये वक्त आया कि जब ट्रॉफ़ी उनको देनी पड़ी अपने हाथों से ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया को बढ़तरी हासिल हुई। भारत ने ख़ासा एक समझ लें कि मीडिया के लिए एंटरटेनिंग रहा, क्योंकि मीडिया को कंटेंट मिलता रहा वहाँ से, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ये एक बाकायदा तौर पर एक क्रिकेट वॉर थी, लेकिन वो उसमें जीत जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हुई है। भारत इसके बाद जब सीरीज़ खेलने के लिए जाएगा 50 ओवर्स की, कितना प्रेशर होगा इस हार का टीम के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक आप अच्छा खेलते हैं तो आप जीत पाते हैं और जो कामयाबी है वो हासिल करते हैं, या आप कोई भी ट्रॉफ़ी अपने नाम करते हैं। सीरीज़ जीतने के लिए आपको मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेलकर अपने आप को बेहतर टीम साबित किया और उन्होंने BGT अपने नाम की। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद उन्होंने बाउंस बैक किया और उन्होंने हर तरीके से वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे वो इंडिया को उनकी तवज्जो उनकी हटा सकते खेल से, और जो उनकी खामियां हैं उसको उन पर काम करके अपनी टीम के लिए फ़तह हासिल कर सकते। उन्होंने तमाम काम किए, माइंड गेम भी किया और उन्होंने फ़िज़िकली भी और उन्होंने टैक्टिकली भी हर तरीके से चैलेंज किया, और इंडिया के पास कोई जवाब नहीं था उसका। यही वजह है कि वो टेस्ट मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं। सैम कॉन्स्टस वाला एक इंसिडेंट देख लें, जिस तरीके से वहाँ पर इंगेज हुए सारे लोग, फिर शुरू से लेकर आखिर तक इंडिया जिस तरह के कुछ एक्शंस और ये तमाम चीज़ें, इंडिया जिस तरीके से रिएक्ट करता रहा। तो जब आप जीतते हैं ना, फ़तह हासिल करते हैं, तो आपके तमाम चीज़ें उस वक्त ही अच्छी लगती हैं। अगर आप हार रहे होते हैं और फिर उसमें आप साथ में कुछ इस तरीके से भी बर्ताव कर रहे हों, आपका रवैया ऐसा हो कि लगे कि आपको हारने से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर आप लोगों की तवज्जो तकसीम करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं खेल के अलावा, कारकर्दगी के अलावा और चीज़ों से, तो फिर लोग उसका बुरा बनाते हैं। इंडियन टीम की कारकर्दगी पर भी भारत में ख़ासी बातचीत हुई है, और इंडियन टीम के जो रवैया रहा है ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट से हटकर, खेल से हटकर, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। सुनील गावस्कर साहब ने जिस तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार किया, मोहम्मद कैफ जैसे बात कर रहे हैं, फिर इंडिया के मीडिया में जिस तरीके से बातें हो रही हैं इंडियन खिलाड़ियों के रद्द अमल को देखते हुए, तो वो सिर्फ इसलिए कि जब आप हारते हैं तो फिर आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, आपको बातें सुनना पड़ती हैं। तो इंडियन टीम अपने पोटेंशियल पर क्रिकेट नहीं खेली। विराट, रोहित, KL, जायसवाल, मतलब 10 बारियाँ ना आपकी, 5 टेस्ट मैचेस का मतलब है कि 10 बारियाँ। इसका मतलब है कि 10 मैचेस या 11 मैचेस इंडिया ने 10 मैचेस खेले थे, 9, 10, 11 मैचेस खेले थे वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में 11 मैचेस खेले थे, और यहाँ पर हर किसी ने 10 बारियाँ खेली हैं। हाँ। तो 10 बारियों का मतलब ये है कि आप लगभग सेमीफाइनल तक वर्ल्ड कप जितने मैचेस आपने खेले थे उतने मैचेस आपने खेले हैं। तो वो इसलिए फाइनल तक चले गए थे कि उन सारे 10 के 10 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया और जीतकर फाइनल में गए। हाँ। यहाँ पर आपने पहले मैच के अलावा किसी भी जगह पर अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं किया। 1-1, 2-2 बारियों से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ नहीं जीती जाती, और एक बॉलर से भी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ नहीं जीती जाती, और उन्होंने भी 30-32 जितने आउट किए हैं। बाकी सबको देख लें तो विकटें नहीं हैं, और अगर आपने हर मैच में 20 विकटें लेनी हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको 5 मैचेस में 100 विकटें लेनी है। तो 100 विकटें ऑस्ट्रेलिया की जब आप नहीं लेंगे तो आप जीत नहीं पाते हैं, और अगर उसमें से 30-35 उनकी हैं जसप्रीत बुमराह की, तो बाकी भी तो किसी ने लेनी थी ना। बिल्कुल सही बात है। इतनी बनती है ना मेरे ख्याल, एक मैच में 20 विकटें तो 20 को 5 से तो 100 विकटें बनेंगी ना। हाँ। 100 विकटें लेंगे तो जीतेंगे ना। तो नहीं ले पाए, अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, और उनके लिए एक उनको जगाया है ऑस्ट्रेलिया ने, उठ जाओ ज़रा, ट्रॉफी आ रही है। हाँ, थोड़ा जो ना तैयार हो जाओ। हाँ। तो ये अच्छी क्रिकेट नहीं खेली ऑस्ट्रेलिया, अच्छी क्रिकेट खेली, वो जीते। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं है। रन्स भी नहीं बन पाए बुमराह के अलावा, बॉलिंग बहुत शानदार अंदाज में। अगर सिराज की बात करें, उन्होंने कोशिश की है मगर वो चीज़ नहीं थी। मैं तो ये याद कर रही थी अभी आपकी गुफ्तगू के दौरान कि 2023 में हार्दिक पांड्या ने बॉल पर एक फूंक मारी थी, जिसके बाद पाकिस्तान के रिजल्ट्स आना ही बंद हो गए थे। अब जाकर मुझे लगता है उसका थोड़ा बहुत असर ख़त्म हुआ है, और वो असर जो है वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ चला गया। वही जो है ना वो जादू मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को दोबारा से करना पड़ेगा, शायद उससे थोड़े रिजल्ट्स जो है वो और तरह के आने लग रहे हैं। अभी सब इंग्लैंड सीरीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर पास्ट में देखें तो भारत और इंग्लैंड का जो एक आपस में टूर होता है ODI का, कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए, टॉप क्लास टीम्स हैं दोनों। इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड का एक मुनफरिद अंदाज़ है क्रिकेट खेलने का, और वो ऑल आउट अटैक की तरफ जाते हैं। इंडिया टीम भी उनके अब देखना ये कि वो इससे कैसे निकलते हैं। ये जो कुछ खिलाड़ी बदलेंगे भी टेस्ट मैच को देखते हुए, और देखना ये है कि वो कैसे इकट्ठे होते हैं दोबारा
इसमें कुछ शक नहीं है कि उनके पास बड़े बेहतरीन और बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। तो देखना यह है कि वो किस तरीके से इकट्ठे होते हैं दोबारा। इस सीरीज़ की नाकामी के बाद तो भूलना है ना उसको। अगर नहीं भूलेंगे कि हम अभी तक बीजीटी में फंसे हुए हैं और हम उस हार को दिमाग पे रख लेंगे तो आपकी अगली क्रिकेट ख़राब हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही डेफिनेटली वे सारे टॉप प्रोफेशनल्स हैं। दोनों टीमें अगर इंडिया और इंग्लैंड आमने सामने जब भी होंगी किसी भी फॉर्मेट में, तो एक बहुत शानदार क्रिकेट देखने का मौका मिल सकता है। दोनों के पास बड़े बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं। बिल्कुल सही है। अब देखना ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफी में कौन इन होता है, कौन आउट होता है, क्योंकि अगर देखें तो इस वक्त काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं भारत की टीम के ऊपर। पाकिस्तान की टीम में से साइम अयूब ऑलरेडी बाहर हैं, ऑब्वियसली कि ही इज़ नॉट प्लेइंग इन चैम्पियंस ट्रॉफी। इतनी जल्दी आराम नहीं आता और होना भी नहीं चाहिए। इस तरह से उनका मुकम्मल रेस्ट और मुकम्मल रिहैब के बाद ही वापस आना चाहिए। बहुत टूर्नामेंट्स आगे पड़े हैं उनके लिए। चैम्पियंस ट्रॉफी आने वाली है। पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में अभी तक कोई ख़ास खबरें नहीं हैं। इसके बाद अब जो हमारा अगला टेस्ट है वो हमारा वेस्ट इंडीज़ के साथ है। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का टेस्ट आज के दिन के बाद हमारी गुफ्तगू फ़र्क हो जाएगी डेफिनेटली, या कल का दिन ऐड हो जाएगा इसमें। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के टेस्ट के हवाले से? देखिए अभी ये ख़त्म होता है, फिर पाकिस्तान होम कंडीशंस में मुल्तान में क्या एक मतलब फिर स्पिन, मतलब नुमान और साजिद दोनों तो खेलते नज़र आएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जाना है वैसी पिचेस की तरफ जैसे पाकिस्तान ने पहले पिचेस तैयार की थी, और उन्हीं पिचेस की तरफ पाकिस्तान जाएगा। वैसी तैयारी कोशिश करेगा कि वैसी पिचेस बने। तो नुमान और साजिद खेलते हुए नज़र आएंगे यकीनी तौर पर। गालिब इम्कान यही है क्योंकि जीतना चाहेगा पाकिस्तान टेस्ट मैचेस को। अब ये टेस्ट मैच का नतीजा क्या होता है, अगर पाकिस्तान इसको जीत नहीं पाता, जो कि मुश्किल है, लेकिन कम से कम ड्रॉ करके जाएगा तो ज़रा बेहतर है। हाँ। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान होम सीरीज़ अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहेगा ना। और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ होम सीरीज़ में यही है कि पाकिस्तान 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलाए, उनके साथ सलमान अली आगा होंगे, तीसरे पार्ट टाइम स्पिनर के साथ, भले कोई पता नहीं एक फास्ट बॉलर खिला लें एक भी ना खिलाएं, तो यही होगा वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। तो उनको पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ पर जाने की कोशिश करेगा। जाना भी चाहिए, जब आप बाहर से हार के आए हैं घर आके जीत लें। हाँ। तो ये हो सकता है। इसका ज़्यादा इम्कान यही है कि आप स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाएंगे, स्पिनर्स को डालेंगे और उसमें फिर आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करेंगे। हाफिज़ साहब, इंग्लैंड जब हमारी होम सीरीज़ थी तो उसमें हमारे टॉप फास्ट बॉलर्स नहीं थे, यानी शाहीन भी नहीं थे, नसीम शाह भी नहीं थे। और जैसा भी आपने कहा कि स्पिन की तरफ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो हम शाहीन और नसीम शाह की शमूलियत को एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुल्तान सीरीज़ में? मेरा ख्याल है कि अगर तो वो बनाएंगे पिचेस स्पिन फ्रेंडली, तो वो तो फिर 2 फास्ट बॉलर हो सकता है ना खिलाएं, फिर तो वो एक ही फास्ट बॉलर खिलाएंगे दूसरे एंड से। मतलब डिपेंड करता है कि क्या सोच रहे हैं। क्या वो अपने जो टॉप बॉलर्स हैं उनको मैच टाइम देना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं या नहीं खिलाना चाहते हैं। हिकमत अमली क्या तरतीब देते हैं ना कि हमने टेस्ट सीरीज़ खेलनी कैसे है। क्या हमने स्पिनर्स के ऊपर इन्हिसार करना है, स्पिनर्स के साथ सीरीज़ जीतने की कोशिश करनी है, तो फिर तो वो वही कोशिश करेंगे ना कि एक फास्ट बॉलर खिला लिया और 2 स्पिनर्स खिला लिए, ठीक है, हो सकता है 2 फास्ट बॉलर्स खिला लें। लेकिन ये इन्हिसार होगा कि यहाँ से ख़त्म करने के बाद इस सीरीज़ को प्लान कैसे करते हैं, ये सीरीज़ कैसे पाकिस्तान जीतना चाहता है, उसके बाद फिर इसके बारे में ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आता है वो यही है कि शायद ये पाकिस्तान स्पिन फ्रेंडली पिचेस की तरफ जाएगा। शाहीन खेलें ना खेलें, जब आप नसीम खेलें ना खेलें, जब आपने फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ रखना ही नहीं है पिच में, तो उनकी तवानाइयाँ लगवाने की फिर कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप उनको रेस्ट करवा सकते हैं, उनको आके टूर्नामेंट जो है वो उन्हीं के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी सब एक और चीज़ थी कि आज मोहसिन नकवी साहब ने दौरा किया कज़ाफ़ी स्टेडियम का और 25 जनवरी तक काम ख़त्म करने के लिए कहा। 22 फरवरी को जो है वो हमारा जो है वो मेरे ख्याल से पहला मैच लाहौर में होगा, और 25 जनवरी तक उन्होंने जो है वो डेडलाइन बताई है कि यहाँ तक जो है वो सारा तमाम जो इंतज़ामात हैं, जो मामलात हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाकायदा तौर पर जो है वो इसका इफ्तिताह होगा। और इसी के साथ उन्होंने साइम अयूब को भी इंग्लैंड भेजने का फ़ैसला किया कि वहाँ पर जाकर उनका इलाज हो। तो मोहसिन नकवी साहब काफ़ी काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कोशिशें करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। रिज़ल्ट कितने हमारे हक़ में होंगे? होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक स्टेडियम की तामीर का ताल्लुक़ है, ये तो उस वक्त से पहले होनी चाहिए जाके। मतलब इस काम की वजह से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के किसी भी काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको ऐन उस वक्त से पहले करना चाहिए। 25 जनवरी का मतलब ये है कि आप जनवरी के अख्ताम की तरफ बढ़ जाएंगे ना, और आपको इसको हर हाल में फंक्शनल करना है, ऑपरेशनल करना है, फ़ाल करना है फरवरी के शुरू होने से पहले। ठीक है, तो वो कर देंगे, अच्छी बात है, करना चाहिए। और आज अगर उन्होंने दौरा किया है तो इसका मतलब ये है कि उनको ब्रीफिंग दी गई होगी कि हम 15, 20
15-20 जनवरी तक इसका ये काम कर देंगे। तो उन्होंने कहा चले 5 दिन और ले लें, 1 हफ़्ता और ले लें, ठीक है। तो उन्होंने उसमें हफ्ता 7 दिन ऐड करके दे दिए होंगे, कहाँ तामीराती काम जो लोग कर रहे हैं वहाँ पर। तो वो होना चाहिए। इसको जहाँ तक ताल्लुक़ साइम का है, उसका बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा जाना चाहिए। ना सिर्फ उसका ख्याल रखा जाना चाहिए बल्कि उसके साथ साथ उसके जितना भी माली तौर पर नुकसान होना है इस दौरान उसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि उसको ये ज़हन में ना आए किसी भी लम्हे कि यार मैं अगर क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ तो मुझे को पूछ ही नहीं रहा। हाँ। लेकिन ये जो उसका बेहतरीन इलाज होना चाहिए, पाकिस्तान में हो सकता है पाकिस्तान में होना चाहिए, इंग्लैंड में हो सकता है इंग्लैंड में होना चाहिए, US में हो रहा है, हो सकता है वहाँ पर होना चाहिए। दुनिया की जिस ना इतना ट्रैवल करवा के ही वैसे ही फटीग में डाल दें। अब एक ना अगर उसने कहीं जाना है पाकिस्तान से बाहर, चूँकि उन्होंने ऐलान कर दिया ना कि इंग्लैंड उसको भेज रहे हैं, तो जहाँ भी उसका बेहतरीन इलाज हो सकता है उसको होना चाहिए। अल्लाह करे कि वो जल्द सेहतियाब हो और दोबारा अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आए। बिल्कुल सही बात है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी उनकी हौसला अफजाई भी की है, सदर पाकिस्तान, और उसके बाद उनके लिए दुआगो भी हैं कि वो जल्दी ठीक हों। इतनी कम उम्र में क्रिकेट ही एक ऐसी चीज़ होती है, बल्कि बहुत सारे ऐसे शोबे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपका बड़ा नाम बना देती है कि यहाँ तक कि आपको दुनिया भर से फ़ॉन्स आ रहे होते हैं और दुनिया भर आपके लिए दुआगो होती है। तो साइम अयूब ने ख़ासी जगह बनाई है तमाम लोगों के दिलों में, लेकिन नज़र भी रियल है और क्रिकेट में उतार चढ़ाव आपकी सेहत के हवाले से होते रहते हैं। तो हाफिज़ साहब 6 हफ्ते का रेस्ट और उसके बाद फिर जो है वो ये रेस्ट ही है, इसके लिए वैसे इंग्लैंड भेजने की ज़रूरत क्या थी? इलाज होना ना उनका, इलाज होगा उनका एक पूरा एक मुस्तकबिल का खाका तैयार किया जाएगा। इलाज जैसा हो रहा है उस हिसाब से 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, 3 हफ़्ते बाद ये करना है, 4 हफ़्ते बाद ये करना है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे और हो सकता है 6 से ज़्यादा हफ़्ते हों उनको अमली ज़िंदगी में वापस आने के लिए, मुकम्मल सेहत के साथ बैटिंग कर तोड़ करते हुए। हो सकता है उनको ज़्यादा वक्त भी लग जाए, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ 6 हफ्ते, हो सकता है उनको इससे ज़्यादा वक्त लगे, 8 हफ्ते लग सकते हैं, उनको 3 महीने लग सकते हैं, और वो फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि मुकम्मल सेहतयाबी के बाद उनको खेल के मैदान में वापस आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। काफ़ी लंबी जर्नी है साइम अयूब की आगे, इसके बाद बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं जहां पर वो परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी सेहत है। उनकी मुकम्मल सेहत जब तक पूरी ना हो तब तक कोई फैसला नहीं लेना चाहिए उनको वापस लाने का। हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कॉमेंट्स में प्रेडिक्शन ज़रूर दीजिएगा, पाक साउथ अफ्रीका में कौन सी टीम जीतने वाली है। टेक केयर, बाय बाय।